नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज में मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस से संबंधित, मतलब राइटर कहते हैं देश के इकोनॉमिक पॉलिसीज में वाइड स्केल पे रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। जानेंगे क्या सजेस्ट करते हैं राइटर। दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है परिणाम वर्सेस परिणाम की लड़ाई, फेथ वर्सेस साइंस की लड़ाई। ऐसे के लिए एक अच्छा आर्टिकल है ये। स्पेसिफिक डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक पर। इसके बाद लास्ट ग्राउंड वाटर गवर्नेंस से संबंधित आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। आज की डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज में मोरल और इंटेलेक्चुअल क्राइसिस से संबंधित है। मतलब सिंपल भाषा में राइटर कहना चाहते हैं देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं है। जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अरुण मेहरा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये देखो, पहले प्लानिंग कमीशन के सदस्य हुआ करते थे, आज के समय में तो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है ही नहीं। क्या कंटेस्ट है? स्विट्जरलैंड के डेवोस में ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ। इस समिट में ना एक सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, रोड टू $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया के लिए ये सेशन था। तो इस सेशन में ना बोलते हुए जो अभी टाटा सन्स के चेयरमैन है ना एन श्रीनिवासन, इन्होंने बोला मेरे लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इस चीज पे फोकस किया एन श्रीनिवासन ने। राइटर कहते हैं देखो, ग्रोथ पे इतना ज्यादा फोकस सही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए। जिस समय ये बात बोल रहे थे ना एन श्रीनिवासन, उसी समय दिल्ली में 150 लोगों को एक जगह से हटा दिया गया, क्योंकि मिशन ये है G20 का समिट इस बार इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा ना, तो बैगर्स नहीं दिखने चाहिए इंडिया में। अब कहने को सरकार बोल रही है कि हम जो ये होमलेस लोग हैं जिनको हटा रहे हैं, इनको हम एक दूसरी जगह शेल्टर पर ले जा रहे हैं। बट देखो, राइटर के अनुसार ऐसे होमलेस लोग जिनको बहुत दूर शेल्टर्स में ले जाया जाएगा, वहां पे उनको कोई काम नहीं मिलेगा, तो इतनी दूर शेल्टर में ये जाएंगे नहीं, वापस से वहीं पर आकर रहने लगेंगे जहां पर ये ब्रिज के नीचे पहले रह रहे थे। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो, सच्चाई तो ये है सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से देश की ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है ना, उस हिसाब से जॉब्स हमारे देश में नहीं जनरेट हुई हैं। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बल्कि डिक्लाइन कर रही है। ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बजाय कम हो रही है। और दिक्कत देखो ये भी है, ज्यादातर जॉब्स ऐसी हैं जिनमें वेजेस बहुत कम मिलते हैं। बहुत सारी डिबेट्स हमारे देश में चलती रहती हैं, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई पिछले 4 सालों में, 5 सालों में। सरकारों को कंपेयर किया जाता है कि एनडीए की सरकार के दौरान कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, यूपीए सरकार के दौरान कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। देखो, सच तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में हमारा देश काफ़ी पिछड़ गया है। हमारे देश की इकोनॉमी ने बढ़ती पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए इनफ जॉब्स नहीं जनरेट की हैं। ये सच अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इस पे कम से कम कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर देखो, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं जॉब जनरेशन से संबंधित कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करो, एग्रीकल्चर को ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बना के, मतलब छोटे छोटे खेतों में जो एग्रीकल्चर होती है ना, इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बड़ी कैपिटल के साथ जो एग्रीकल्चर होगी ना, बड़ी बड़ी ज़मीनों पर, बड़े इक्विपमेंट्स के साथ, बड़ी मशीनों के साथ, वो खेती जो है वो प्रोडक्टिविटी लेके आती है, उसमें खेती में ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा, एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि अब ना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना शिफ्ट करो, एग्रीकल्चर से शिफ्ट करो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर से शिफ्ट करो आप सर्विस सेक्टर में। बट देखो, दिक्कत हमारे देश में ये है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी अब ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में अगर हम बात करें दूसरे देशों के अपेक्षाकृत, जॉब्स पर कैपिटल बहुत कम है। जैसे अगर अंदाजा लगाएं 1 करोड़ कैपिटल है, कितनी जॉब जनरेट होंगी? हमारे देश में मान लीजिए 2, दूसरे कंट्रीज में फॉर एग्जांपल यूएस यूके में 1 करोड़ के पीछे 10 जॉब या 12 जॉब जनरेट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इकोनॉमिस्ट ये भी बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है, ज्यादातर जॉब्स जो यहां पे हैं, ज्यादातर एंटरप्राइजेस जो यहां पर हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब वो सेक्टर
जिनको सरकार रेगुलेट नहीं करती है, जिस सेक्टर में जो इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज होती हैं वो टैक्स वगैरह नहीं पे करती हैं, बहुत केसेस में सरकार के पास उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। जब इन एंटरप्राइजेज में जॉब्स जो लगती है ना लोगों की, वो इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं जिसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं होती, पीएफ वगैरह नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो ज़्यादातर जॉब्स हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। अब जैसे जैसे बिजनेस मॉडल्स में इनोवेशन आ रहा है ना, दिक्कत ये है एम्प्लॉयमेंट में जो इनफॉर्मेलिटी है बल्कि और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ये सिर्फ इंडिया की दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे वर्ल्ड में अब बल्कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, बल्कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स ज़्यादा अब जनरेट नहीं हो रही हैं। पहले ज़माना हुआ करता था इकोनॉमी ऑफ द स्केल का, मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें आप प्रोड्यूस करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। बट अब टाइम आ गया है इकोनॉमी ऑफ स्कोप का। दोनों चीज़ों को मैं समझा देता हूं क्योंकि ये आप लिख सकते हो आंसर राइटिंग में। इकोनॉमी ऑफ द स्केल तो आपको पता है, अगर देखो 10 पेंसिल आप प्रोड्यूस कर रहे हो किसी फैक्ट्री में तो खर्चा ज़्यादा आएगा, अगर 1000 पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हो तो खर्चा कम आएगा, बचत ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन सस्ती पड़ेगी। 10,000 के बजाय 1 लाख पेंसिल प्रोड्यूस करोगे तो लागत और भी कम आएगी, क्योंकि बल्क में आप माल खरीदते हो। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होने ही होते हैं। 10 पेंसिल प्रोड्यूस करोगे तो भी वो खर्चे होंगे, 1 लाख पेंसिल प्रोड्यूस करोगे तो भी वो खर्चे होंगे। इसलिए ज़्यादा चीज़ें आप प्रोड्यूस करोगे तो आपकी लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन ये तो है इकोनॉमी ऑफ द स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्कोप में क्या होता है कि आप इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हो। जैसे देखो आपकी डेयरी है, आप तो ऑफिसर बनोगे, कोई पर्सन है महेश जिसकी डेयरी है मान लीजिए, तो वो रॉ मिल्क इकट्ठा करता है गाय से, कच्चा दूध। अब उसको उसकी दही बनाता है तो उसमें एक वे रह जाता है। वे मतलब जो ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड नहीं होता जो दही बनने के बाद ऊपर ऊपर रह जाता है, तो वो उस लिक्विड को इकट्ठा कर लेता है। उस लिक्विड को इकट्ठा करके वो या तो गाय को फिर से फीड के रूप में दे देता है, या फिर जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए एक अलग से प्रोडक्ट बना के बेच देता है। तो मतलब महेश ने काफी सारे प्रोडक्ट्स महेश बना रहा है, दही भी बना रहा है, दूध भी बेच रहा है, वे भी बेच रहा है, जो व्हाइट कलर का जो ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड रह गया दही जमने के बाद उसे भी बेच रहा है। ये हुआ इकोनॉमी ऑफ द स्कोप कि आप इंटर रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट बेच रहे हो, बजाय इसके मतलब कि बजाय आप दूध में ही ज्यादा प्रोडक्शन करने के दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप बेच रहे हो। यानी इकोनॉमी ऑफ द स्केल में क्या होता है, वर्टिकल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। पहले आप 10 क्विंटल दूध प्रोड्यूस करते थे, अब 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन इकोनॉमी ऑफ द स्कोप में क्या होता है, इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस करते हो। दूध के अलावा दही भी, दही के अलावा वे भी, यानी वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड भी, मिलते जुलते प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हो। ये होता है इकोनॉमी ऑफ द स्कोप। तो आज का जो टाइम है वो इकोनॉमी ऑफ स्कोप का है, ना कि इकोनॉमी ऑफ स्केल का। अब ना एक चीज ये भी बोली जाती है कि महिलाएं जो हैं, महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कम है, अगर वो ज्यादा पार्टिसिपेट करें तो जीडीपी एक्सपेंड हो। ये बात अक्सर हम डिस्कस किया करते रहते हैं। लेकिन देखो इस आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं महिलाएं ना फॉर्मल सेक्टर में कम हैं। वैसे महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं आपको खेतों में काम करती मिल जाएंगी, म्युनिसिपल स्वीपर्स, वेवर्स, हैंडीक्राफ्ट के प्रोड्यूसर्स, टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, अलग अलग जगहों पर आपको महिलाएं काम करती दिख जाएंगी, लेकिन वो फॉर्मल सेक्टर में कम हैं। अब बोला जा रहा है कि उनको फॉर्मल सेक्टर में जॉब दिलवाई जाए महिलाओं को, लेकिन बात तो ये है ना, फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स है ही नहीं ज्यादा। फॉर्मल सेक्टर में महिलाओं को जॉब मिलेगी तो कोई और रह जाएगा। हमें इस बात पे फोकस करना है कि फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा जॉब्स हों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो आज के समय में ना, जब हम बात करते हैं, आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन है वो भी यही है कि जो ग्रोथ। अब ग्रोथ अगर नेचर की कीमत पे आती है, इन्वायरमेंट को नष्ट करके आती है, इकोलॉजी को नष्ट करके आती है, तो फिर देखो नेचर बोलेगी मुझे इतना ज्यादा पुश मत करिए, आप ही सफर करोगे, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो हम सब देख भी रहे हैं, जोशीमठ देख लीजिए, समझ गए। तो सोसाइटी को यह समझना होगा, देश के पॉलिसी मेकर्स को यह समझना होगा, ग्रोथ की हमें आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं किसी भी कीमत पे। ऐसी ग्रोथ हमें नहीं चाहिए जिसमें ह्यूमन वर्क और इंटेलिजेंस ये सिर्फ कमोडिटीज बन के रह जाएं। आज के समय में जो कंपनीज हैं, जोमेटो, स्विगी जैसी, उन्हें नहीं फर्क पड़ता
अपनी राइडर की सेफ्टी के बारे में। बस उन्हें तो यह लगता है कि राइडर समय पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करे। क्या हम ऐसी ग्रोथ चाहते हैं? देखो, हम ये चाहते हैं पूर्ण स्वराज आना चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब देश के नागरिकों को, इंडियंस को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम मिले, हर एक एस्पेक्ट में फ्रीडम मिले। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज पैदा हो, और नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसकी डिग्निटी हर्ट ना हो, इन्वायरमेंट को हम सस्टेन कर सकें। ऐसा पूर्ण स्वराज हम चाहते हैं, ऐसी इकोनॉमी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इकोनॉमी इंक्लूसिव हो, सबको साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है। ऐसी इकोनॉमी हम नहीं चाहते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आर्टिकल है परिणाम और परिणाम के बीच लड़ाई से संबंधित। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ परिणाम है और दूसरी तरफ प्रमाण है। परिणाम मतलब फेथ, विश्वास, और प्रमाण मतलब साइंस। जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन ऐसे से भी आप आज के इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अक्सर हम देखते रहते हैं सोसाइटी के अलग अलग चरणों में, अलग अलग ईरा में साइंस एक तरफ और दूसरी तरफ फेथ, इनके बीच में टसल देखने को मिलता ही है, लड़ाई देखने को मिलती ही है। आपको याद होगा जब कोविड-19 की महामारी आई थी ना, तो बहुत से लोगों ने ऐसा बोलना स्टार्ट किया जैसे गोमूत्र या फिर गाय का गोबर खाने से बीमारी ठीक हो जाती है। देखो, ये जो चीजें हैं ना, ये धर्म के खिलाफ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल। राइटर भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते हैं। राइटर दोनों के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, फेथ और साइंस के बीच में। कैसे? जैसे जैसे राइटर आर्टिकल डिस्कस करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो, गैलीलियो और क्रिश्चियन चर्च की लड़ाई हो गई थी। गैलीलियो जो महान साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बोला था कि अर्थ और बाकी जो प्लैनेट्स है ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चर्च नाराज हो गया। चर्च ने बोला आपको क्या पता, आप इसे साबित कीजिए, प्रूफ दीजिए। गैलीलियो की बात से चर्च संतुष्ट नहीं हुआ, इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मतलब काफी टॉर्चर झेलना पड़ा था, काफी हरासमेंट झेलनी पड़ी थी गैलीलियो को, जब उन्होंने ये सब बातें बोली थी जो आज के समय में हमारे लिए तो एक प्रकार से फैक्ट ही है। अब राइटर बोलते हैं, देखो, परिणाम का मतलब ये होता है, परिणाम दो वर्ड से मिलकर बना है, प्र और अनाम। प्र मतलब फॉरवर्ड, अनाम मतलब स्ट्रेचिंग, मतलब आप आगे की साइड झुक जाते हो। भगवान की तरफ हम आगे की साइड झुकते हैं, माथा टेकते हैं मंदिर में, दूसरे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस में। तो ये है परिणाम। इसमें क्या होता है, जब हम किसी के सामने झुकते हैं ना, तो इसका मतलब है कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट फेथ, जिसके भी सामने हम झुक रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी कंप्लीट श्रद्धा है उसके आगे जिसके सामने हम झुक रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज है प्रमाण। प्रमाण संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है प्रूफ। साइंस जो चलती है वो प्रूफ की सहायता से चलती है, ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट्स के बेसिस पर चलती है। प्रमाण भी तीन तरह के होते हैं। प्रत्यक्ष बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो आंखों देखा है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। अब आपके सामने कोई चोरी हो रही है, फिर आपको कोई बोले नहीं इसने चोरी नहीं की, आप बोलोगे भैया मैंने देखा है, प्रत्यक्ष है ये चीज, मैं आई विटनेस हूं उस चीज का। ये होता है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रकार का प्रमाण होता है अनुमान। आप लॉजिकली इन्फर करते हो, जैसे धुआं उठ रहा है जंगल से, तो आपने इन्फर किया कि वहां पे शायद आग लगी है, यह अनुमान है। नेक्स्ट है शब्द। शब्द मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये तीन तरह के प्रमाण होते हैं। तो बेसिक्स हमने जान लिया इस आर्टिकल में। अब राइटर ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं। साइंस में क्या होता है, साइंस में ना आपके पास आजादी होती है क्वेश्चंस पूछने की। किसी पर भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, साइंस में आंसर्स मांग सकते हो। इसके अलावा जो आपको आंसर्स मिलते हैं उसके हिसाब से आप अपनी ओपिनियन चेंज कर सकते हो, या फिर आपके आंसर से सामने वाला आपकी अपनी ओपिनियन चेंज कर सकता है। लेकिन फेथ में ऐसा नहीं होता। फेथ में जो चीज चल रही है ना उसी को स्वीकार करना होता है। क्वेश्चंस आप नहीं रेज कर सकते, या फिर चीजें में बदलाव भी होता है। फेथ में किसी धर्म में बहुत ज्यादा कांस्टेंट धीरे धीरे होता है या फिर ना के बराबर होता है। मतलब चीजें कांस्टेंट होती हैं फेथ में, जबकि साइंस में चीजें अपडेट होती रहती हैं। एप्रोप्रिएट रिसर्च सामने आती है, एप्रोप्रिएट प्रूफ जब सामने आते हैं तो साइंस में चीजें सेम होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे देखो
मेंस्ट्रुएशन का कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। मेंस्ट्रुएशन के बारे में अब साइंस का जो एटीट्यूड है पूरी तरह से चेंज हो गया है। नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन करने वाला नहीं है। लेकिन आज भी अलग अलग धर्मों में काफ़ी सारे जो कस्टम्स है ना मेंस्ट्रुएशन से संबंधित, वो ऐसे हैं जिसके नाम पर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे पीरियड्स के दौरान महिलाएं पूजा नहीं कर सकती, किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकती, ये सब चीज़ें। जबकि साइंस कहता है इट्स जस्ट नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो ये डिफरेंस है फेथ और साइंस के बीच में। अब देखो दिक्कत तब आ जाती है जब फेथ के नाम पर ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, फिर दिक्कत आ जाती है। मतलब नॉर्मली डॉक्टर से इलाज करने के बजाय फेथ कहता है आप ये खा लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा, इससे देखो बीमारी ठीक नहीं होती। तो जब मेडिसिन के मामले में फेथ इंटरफेयर करने लगता है ना, तो बहुमूल्य जाने जाती हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो इसलिए ना दोनों चीजें पैरेलली चलनी चाहिए। मतलब कि फेथ भी चलना चाहिए, फेथ को साइंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साइंस को फेथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आज देखो चीजें ऐसी हो रही हैं, फेथ का बोलबाला बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन एबेंडेंट है, लेकिन फेथ में भी मतलब फेथ से संबंधित इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है कि वो फैक्ट है, जबकि वो फैक्ट होता नहीं है। और साइंस को झुटलाने की कोशिश की जाती है एबेंडेंट इंफॉर्मेशन से, मतलब अत्यधिक जो इंफॉर्मेशन है उसकी सहायता से साइंस को झुटलाने की कोशिश की जाती है, जिससे नुकसान किसको होता है? सोसाइटी को नुकसान होता है। जैसा शुरुआत में मैंने एग्जांपल दिया, कोविड-19 के दौरान अनेकों तरह के रिचुअल्स बताए गए फेथ के नाम पे कि इससे बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है। अब लास्ट में देखो ये बोला जाता है कि आज के समय में एक दिक्कत ये भी है, साइंस को भी ना इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल रोट लर्निंग, समझने पे फोकस नहीं किया जा रहा है, इसलिए दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। फेथ के देखो लिमिटेशंस हैं, इसलिए फेथ को ना साइंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो मेडिसिन वगैरह हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनको भी फेथ का सम्मान करना चाहिए, धर्म का सम्मान करना चाहिए। हर एक को, हमारे देश में तो आपको पता ही आर्टिकल 25 है, राइट टू फेथ है, तो हर एक को अपना अपना फेथ में विश्वास कर, अपने अपने धर्म में विश्वास करने का अधिकार है। उस पर साइंटिस्ट को क्वेश्चन नहीं रेज करना चाहिए। तो दोनों को एग्जिस्ट करें, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ये सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्रमाण वर्सेस परिणाम से संबंधित। अब चलते हैं आगे। लास्ट जो आज का आर्टिकल है वो ग्राउंड वाटर से संबंधित है। सुबोध यादव का यह आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो हमारे देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पूरे वर्ल्ड में 100% है, तो हमारे देश में सिर्फ 2.4% है। पूरे वर्ल्ड में जितना वाटर रिसोर्स है ना, हमारे देश में सिर्फ 4% वाटर रिसोर्स है जो हम कंज्यूम करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा यूजर है। जहां एक तरफ देखो देश की इकोनॉमी तेजी से एक्सपेंड हो रही है, देश की पॉपुलेशन भी एक्सपेंड हो रही है, इस वजह से ग्राउंड वाटर पर जो बर्डन है काफी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे देखो ग्राउंड वाटर जो है हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में बिल्कुल बैकबोन है, और ज्यादातर जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी ग्राउंड वाटर ही होता है। इवन एग्रीकल्चर में जो पानी इस्तेमाल होता है 2/3 तो देखो ग्राउंड वाटर ही होता है। ग्राउंड वाटर इंडिया की वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2022 में यूएन वर्ल्ड वाटर डे जो था उसकी थीम भी यही थी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब सरकार भी देखो इस चीज़ को समझती है कि ग्राउंड वाटर इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सरकार ने बहुत सारे टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे ग्राउंड वाटर की जो रिडक्शन है, मतलब ग्राउंड वाटर को जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है नीचे से, इसकी एक्सट्रैक्शन को 70% से नीचे लेके जाना है। मतलब आज 100 यूनिट अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो इसे 70 तक लेके जाना है। डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स इस्टेब्लिश करने हैं सूटेबल लोकेशंस पे, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके अभी कहाँ पे कितना ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर की जांच के लिए, क्वालिटी की जांच के लिए भी पीरियोडिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक्वीफायर्स की मैपिंग होनी चाहिए, मतलब ग्राउंड वाटर जो एक्वीफायर्स में नीचे धरती के नीचे जहाँ पे पानी जमा होता है ना, उन एक्वीफायर्स की मैपिंग होनी चाहिए,
ताकि अगर देखो पता होगा, मान लीजिए जमीन है, नीचे ये एक्वीफायर है, इतना यहाँ पे पानी है, पता होगा कि इस लोकेशन पे एक्वीफायर में कितना पानी है, तो बेटर रेगुलेशन किया जा सकेगा। इंडस्ट्रीज को वहां पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकेंगी कि आप यहाँ पे ग्राउंड वाटर मत एक्सट्रैक्ट कीजिए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करना। पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, देखो लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, ताकि लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करें सरकार के साथ मिलके। अब सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और उसके कैसे परिणाम निकल के आ रहे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। मई 2019 में जल शक्ति मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया, 2-3 मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके, ताकि ग्राउंड वाटर की डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से मैनेज किया जा सके। इसके अलावा जल शक्ति अभियान चलाया गया, ताकि जन शक्ति अभियान को, जन शक्ति मतलब लोगों की शक्ति को जल शक्ति में कन्वर्ट किया जा सके। अब देखो लोगों की शक्ति को जल की शक्ति में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे देखो अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे, बारिश के पानी को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन फैलेगा, कम से कम पानी वेस्ट करने के लिए ऐसे एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे जो पानी को कंजर्व करने के लिए जरूरी हैं, तो फिर इन मेथड्स की सहायता से जो जन शक्ति है, लोगों की शक्ति है, उसे जल शक्ति में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनिशिएटिव्स और भी यूज किए गए हैं, और भी लॉन्च किए गए हैं ग्राउंड वाटर को मैनेज और रेगुलेट करने के लिए, जैसे अटल भूजल योजना है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट है। अब इसमें क्या होता है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफायर मैनेजमेंट में, इसमें देखो एक्वीफायर्स की मैपिंग होती है, जैसे पहले मैंने आपको बताया, डेटा इकट्ठा किया जाता है कहाँ पे कौन से एक्वीफायर में कितना पानी है, ताकि उसके बाद इंफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की जा सके। अब हमारे देश में देखो अभी तक टोटल 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जो एक्वीफायर मैपिंग है वो हो चुकी है, टोटल 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की होनी है। मार्च 2023 तक सभी एक्वीफायर्स की मैपिंग हो जाएगी और बाद में ये डेटा स्टेट्स के साथ शेयर कर दिया जाएगा। ग्राउंड वाटर को मॉनिटरिंग करने के लिए 65,025 मॉनिटरिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें से 7,885 7,885 ऑटोमेटेड स्टेशन हैं। लक्ष्य ये है टोटल 84,000 मॉनिटरिंग स्टेशन से इस्टेब्लिश किए जाएं, जिसमें से 35,000 ऑटोमेटेड हों। समझ गए? इसके अलावा अलग अलग लोकेशन से सैंपल्स लिए जा रहे हैं, ताकि जो हैवी और ट्रेस मेटल्स हैं उनका अगर पानी में मिलावट है तो उसे भी चेक किया जा सके। मिलावट का मतलब वैसे किसी ने मिलाया नहीं है, नेचुरल मिलावट, समझ गए? अब देखो डायनामिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट की जाएगी एनुअली, और ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई है, ताकि असेसमेंट का जो तरीका है, मेथोडोलॉजी है, उसे समय समय पर रिवाइज किया जा सके। लेटेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है ग्राउंड वाटर असेसमेंट के लिए, इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम, INGRES। देखो ये सारे पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल में ना पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन में ना पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा सरकार ने क्या किया है, तो ये सब चीज़ें तब बतानी पड़ेंगी। और देखो इनका अच्छा परिणाम भी सामने आया है। जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर यूनिट्स है ना, उनमें 3% की गिरावट देखने को मिली है, और सेफ कैटेगरी की जो ग्राउंड वाटर यूनिट्स है ना, उसमें 4% का इजाफा देखने को मिला है। और रेफरेंस पॉइंट क्या है, 2017, यानी 2017 से लेकर अभी तक ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर यूनिट्स में 3% गिरावट आई है, और सेफ कैटेगरी की जो यूनिट्स हैं उसमें 4% का इजाफा हुआ है। एनुअल एक्सट्रैक्शन भी ग्राउंड वाटर का कम हुआ है, और ट्रेंड ये है 2017 के बाद से अभी तक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हर साल 3.25% कम हो जाता है, ऐसा राइटर का मानना है। और इसके लिए राइटर श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड वाटर गाइडलाइंस जो 2020 में आई थी। इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड बनाया गया था। अब इंडस्ट्रीज सोचती हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने से पहले, क्योंकि उनको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। अब देखो गवर्नमेंट के जो ये स्टेप्स हैं, उन्होंने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है हमारे देश में ओवरऑल ग्राउंड वाटर सिनेरियो को इंप्रूव करने के लिए। तो अब देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी देखने को मिल रहा है ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने में। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में अच्छा कोऑपरेशन है। लास्ट में तो राइटर यही बोलते हैं, ये देखो चलते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा शुरुआत में बताया गया, ग्राउंड वाटर इंडिया की वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे भी सरकार का लक्ष्य है जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 आते आते देश के सभी हाउस होल्ड्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना है, और यह तभी मुमकिन है जब हम ग्राउंड वाटर को अननेसेसरली वेस्ट होने से रोकें
इसके एक्सट्रैक्शन को अच्छे से रेगुलेट करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।